नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग मैथमेटिक्स की क्लासों को अनवरत आगे लेते जा रहे हैं और लगभग ये जो एनसीईआरटी का सिलेबस है क्लास 10th का, वो लगभग ख़त्म होने के कगार पर है। और अगर एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करें तो हम लोग चैप्टर 3.5 पढ़ रहे थे, चैप्टर 3, जिसमें बताया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के बारे में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अर्थात ऐसे समीकरण के दो युग्म जिनमें दो चर हों। दो चर होने का मतलब ए टू जेड कोई दो बीजीय व्यंजक हों, ठीक है। ए से लेकर जेड तक जो भी होते हैं 26 अक्षर, इनको बीजीय व्यंजक कहा जाता है। कोई दो बीजीय व्यंजक दोनों समीकरणों में उपस्थित हो तो वो क्या हो जाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब हमको जो पहले के क्लासों में हम लोग जो पढ़े थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, हमने पढ़ा था विलोपन विधि। अगला जो हमारी विधि है वो है क्या, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। तो वज्र गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे, समीकरणों को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। वज्र गुणनखंड विधि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि होता क्या है, वज्र गुणन क्यों कहा जाता है। आप देखते होंगे कि कोई जो दो समीकरण होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और इसी का जो संगत समीकरण, इसी का जो दूसरा समीकरण होता है वो होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपके पास यही दो समीकरण होते थे, आपके पास यही दो समीकरण होते हैं। कोई भी रैखिक समीकरण a1x प्लस ax प्लस by प्लस c के रूप का होता है। अगर हमको दो समीकरण लेना है तो a1 और a2 b1 b2 और c1 c2 करके मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास दो समीकरण प्राप्त होते हैं। अब इन्हीं समीकरणों के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि वज्र गुणनखंड विधि आखिर वास्तव में है क्या। वज्र गुणनखंड विधि में देखो, आपके पास कितने चर हैं, दो चर हैं। पहला चर क्या है x, दूसरा चर क्या है y। उसके बाद हम मान लेते हैं एक, पहला चर x है, दूसरा चर क्या है, y है, और उसके बाद फिर क्या मान लेते हैं, 1, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए, आपको जो दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप देखते हो a1/a2 b1/b2 c1/c2, यही चीज देखते हो आप लोग। चलो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले b1/b2 या फिर b1b2 मान ले, ठीक है। और उसके बाद फिर होता है b के बाद क्या आएगा, c1 और c2, और उसके बाद फिर क्या आएगा, a1 a2 आता है, ठीक है। ये आपके पास आते हैं b1/b2 c1/c2 a1/a2। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, फिर आ जाता है आपके पास b1 और b2, ठीक है। इतना केवल आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ b1/b2 c1/c2 और a1/a2 फिर पुनः क्या हो जाएगा, b1/b2, ठीक है। ये चीजें होती हैं आपके पास। अब यहाँ करना क्या है, इसमें से हम वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला कैसे निकालेंगे। यहाँ अगर x की वैल्यू निकालनी होती है तो x बटे में कर देते हैं, फिर y बटे में, फिर 1 बटे में कर देते हैं। x और बटे में क्या हो जाएगा, आपका बटे में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। b1 का गुणा c2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 c2, फिर माइनस इसका गुणा इसमें करवाएंगे, क्या हो जाएगा, b2 c1, ठीक है, बराबर। अब भाई x के लिए हमने इन दोनों का क्रॉस करवा दिया, इसी को वज्र कहेंगे, ठीक है। y के लिए इन दोनों का करवा देंगे, अर्थात ये हो जाएगा y बटे में c1 का गुणा a2 में करवा दें या फिर a1 c2 करवा दें, फिर क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर हो जाएगा आपका। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 1/a1b2 माइनस a2b1। a1 का गुणा b2 में करेंगे a1 b2 हो जाएगा, माइनस a2 का गुणा अगर हम b1 में करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, a2 b1। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा, यहाँ से आपको क्या होगा, ये मिल जाएगा। अर्थात अगर हम देखें तो x अपान पहले में क्या मिला, x अपान b1 c2 अपान b2 c1, b1 c2 अपान में क्या हो जाएगा, माइनस b2 c1 हो जाएगा। भाई तिरछा गुणा करवाएंगे, पहले इसका इसमें फिर इसका इसमें, सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे। y निकालने के लिए क्या करेंगे, c1 का गुणा a2 में करेंगे तो c1 a2 हो जाएगा, और c2 का गुणा a1 में करेंगे तो c2 a1 हो जाएगा, ठीक। अगले के लिए क्या करेंगे, 1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अगर आप यहाँ छोड़ देते हो, आप इसी फार्मूले से लगाते हो, बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ भी छोड़ देते हैं तो भी, यहाँ भी अगर आप छोड़ देते हैं तो भी वज्र गुणनखंड विधि से ये आपका, देखो हमको जब x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर दिखा देंगे, जब y की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको इसके बराबर दिखा देंगे। जब x की वैल्यू निकालनी होगी तो हम इसको इसके बराबर दिखा देंगे, और जब y की वैल्यू निकालनी होगी तो इसको इसके बराबर में क्या करेंगे, दिखा देंगे, ठीक है। आगे सॉल्व करने के लिए अगर हम इसी को और भी आगे फार्मूले के तौर पे हम लोग देखें, जो फार्मूला आप लोग पढ़ते हो, तो अगर इसको हम इसके बराबर दिखा दें, अर्थात x अपान में क्या कर दें, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर हो जाएगा आपका 1 बटे में हो जाएगा a1 b2 माइनस
A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। ये आपके x की वैल्यू के लिए है। अब x की वैल्यू के लिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसका गुणा अगर हम उधर कर देंगे तो इधर क्या बचेगा, केवल x, और उधर हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1 अपान में हो जाएगा आपका A1B2 माइनस A2B1। ये x निकालने का आपका वज्र गुणनखंड विधि से आपको x निकालने का फार्मूला हो जाता है। ऐसे ही y वाला अगर हम देखेंगे तो यहाँ y अपान y और बटे में क्या है, y बटे में क्या है आपके पास C1A2 माइनस C2A1। इसको भी बराबर इसके दिखा देंगे तो ये हो जाएगा 1/A1B2 माइनस A2B1, ये हो जाएगा। हम तिरछा गुणा करवा दें, इसका गुणा अगर हम इसमें करवा दें तो यहाँ एक तरफ बच जाएगा आपके पास y और उधर क्या बच जाएगा, ये जाके उधर गुणा करेगा, अंश में हो जाएगा C1A2 माइनस C2A1 अपान में हो जाएगा A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ y निकालने का फार्मूला आपको मिल जाता है, ठीक है। तो वज्र गुणनखंड विधि में सीधा सा काम क्या करेंगे हम, आपके पास भाई दो चर दिए होंगे, चाहे वो एक्स वाई हो, चाहे ए बी हो, चाहे ए टी हो, चाहे एस टी हो, चाहे यू भी हो, कोई भी दो डब्लू वाई हो, ठीक है। मतलब कोई भी दो चर होंगे उसमें हम एक्स और वाई लेकर मानते हैं। पहला चर आपके पास एक्स है, दूसरा चर वाई है, उसके बाद फिर हम एक मान लेते हैं। वज्र गुणनखंड विधि से फार्मूला हम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, आप लोग जानते हो A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये तीनों होते हैं। तो सबसे पहले B1 B2 करेंगे, फिर C1 C2, फिर A1 A2 भाई चलेंगे भाई। जैसे मान लीजिए कि हमने A छोड़ दिया तो B पे पहुंचेंगे, B लिखेंगे, फिर C लिखेंगे। अब चूंकि हमारे पास D नहीं तो फिर से A लिखेंगे, उसके बाद फिर से क्या करेंगे B लिखेंगे। मतलब B1 B2 C1 C2 फिर A1 A2 फिर क्या हो जाएगा B1 B2। यहाँ से हमको जब फार्मूला निकालना होगा तो यहाँ सबसे पहले जो x है वो x बटे में हो जाएगा, तिरछा गुणा करवा देंगे। B1 का गुणा C2 में करवाएंगे B1 C2 माइनस B2 का गुणा C1 में करवाएंगे, क्या हो जाएगा B2 C1 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ देखिए y बटे में क्या हो जाएगा, C1 का गुणा A2 में करवाएंगे C1 A2 माइनस C2 का गुणा A1 में करवाएंगे C2 A1 हो जाएगा बराबर। यहाँ जो आपका एक है, एक बटे में हो जाएगा A1 का गुणा B2 में करवाएंगे A1 B2 हो जाएगा, और A2 का गुणा B1 में करवाएंगे तो A2 B1 हो जाएगा। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। हमने बताया कि x वाले को इसके बराबर भी दिखा सकते हो और y के बराबर भी इसको दिखा सकते हो। जब हमने x के बराबर इसको दिखाया तो हमको क्या मिल गया, x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1 मिल गया। ऐसे ही जब हमने y के बराबर दिखाया, तो क्या हो गया C1 A2 माइनस C2 A1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद होता है तो, अगर ये फार्मूला नहीं भी याद होता है तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना ध्यान रखिए, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखने का मतलब कि जब x लिया जाएगा तो ये लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर ये, और जब y लेंगे तो ये लिया जाएगा, उसके साथ में ये लिया जाएगा, ठीक है। अगर नहीं कुछ भी नहीं ध्यान आता है तो इतना ध्यान रखिए कि x बटे में B1/B2 C1/C2 और y के बटे में A1/A2 फिर 1 के बटे में B1/B2, इतना केवल कर दीजिए, ठीक है। इतना कर देंगे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है, देखते हैं उसकी तरफ। पहला जो आपके पास इक्वेशन दिया गया है, वो दिया है कि x में सबसे पहले कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, ठीक है, और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले मैं आपको पहले के क्लास में बता चुका हूं कि किस प्रकार के दो समीकरण लेंगे, और उन दोनों समीकरणों से हम लोग देखेंगे कि अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कैसे है, ठीक है। सबसे पहला जो समीकरण आपका पहला है वो है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, और अगला है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं फिर भी एक है, हम निकालते हैं A1 A2 कामा B1 B2 कामा C1 C2, ये निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब A1 A2, A1 क्या है, एक है, A2 क्या है, जो x का गुणांक होगा अर्थात x में जो गुणा कर रहा होगा वो a होगा, ठीक है। पहले समीकरण के लिए A1 और दूसरे समीकरण के लिए A2। A2 क्या है आपके पास 3, फिर B1 B2, B1 क्या है -3 और B2 क्या है -9 कामा C1 C2, C1 क्या है -3 और C2 क्या है -2, माइनस से माइनस, यहाँ भी माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 3 9।
अब ये देखिए 1/3 बराबर आ गया क्या 1/3 के, और ये बराबर नहीं है 3/2 के। अर्थात यहाँ क्या है, यहाँ आपको A1/A2 बराबर मिल गया B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। ऐसी परिस्थिति कब बनती है? ऐसी परिस्थिति बनती है जब रेखाएं समांतर हो जाएं। जब रेखाएं समांतर हो जाएं तब ऐसी परिस्थिति बनती है, और अगर समांतर हो जाएंगे तो इनका अद्वितीय रूप से कोई हल नहीं होगा, इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इनका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अर्थात जब A1/A2 B1/B2 के बराबर आ जाए लेकिन C1/C2 के इक्वल में ना हो, तब इनका कोई हल नहीं होगा। क्यों हल नहीं होगा? क्योंकि रेखाएं समांतर हो जाएंगी। रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। अगर रेखाएं समांतर होंगी, अगर रेखाएं समांतर होंगी मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं सीधी चली जा रही हैं, कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, अर्थात काट नहीं रही हैं। अगर एक दूसरे को कहीं पर काटेंगे नहीं तो हल कोई निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला इक्वेशन आपको दिया गया था उसका इनका कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो हम लोग ज्ञात भी नहीं कर सकते। ठीक, अगला जो है उसको देखते हैं हम लोग। अगला जो समीकरण आपके पास है वो अगला समीकरण है 2x - 2x + y = 5, और फिर इसके साथ में है 3x + 2y = 8। ठीक, ये आपको दिया गया है। ठीक, ये दूसरा है आपके पास सवाल। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं A1/A2 फिर कामा B1/B2 फिर कामा C1/C2। A1/A2, A1 आपके पास 2 है, बटे में A2 क्या है 3, कामा B1/B2, B1 क्या है कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, और B2 क्या है आपके पास 2, कामा C1/C2 क्या है 5/8। यहाँ क्या है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये भी बराबर नहीं है C1/C2 के। अगर ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, अगर ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, अगर तीनों बराबर नहीं आते हैं या फिर कोई दो बराबर नहीं आते हैं, पहले दोनों बराबर नहीं आते हैं, तो केवल एक हल होगा। क्या होगा? केवल एक हल। ठीक, अगर केवल एक ही हल है, अगर केवल एक ही हल है तो हमको निकालना चाहिए, और कैसे निकालना चाहिए वो भी वज्र गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये दिया गया है, आपके पास ये दिया गया है, आप लोग जान गए हैं यहाँ कि A1 बराबर कितना है, A1 बराबर कितना है आपके पास 2, A2 बराबर कितना है आपके पास 3। अगर B1 की बात करें, B1 और B2 की बात करें तो B1 क्या है आपके पास 1 और B2 क्या है 2। अगर C1 और C2 की बात करें तो C1 बराबर कितना है 5 और C2 बराबर कितना है 8। C1 बराबर 5 है और C2 बराबर क्या है 8 है। ये A1/A2 B1/B2 C1/C2 था, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर आपको वज्र गुणनखंड विधि से निकालना है तो आप लोग जानते हो, आप लोग जानते हैं x बराबर क्या होगा। x बराबर चाहे ये फार्मूला लगा दीजिए, चाहे x बटे में क्या होता है, x बटे में अभी पीछे मैं बता चुका हूँ, x बटे में क्या होगा B1C2 - B2C1, यहाँ से बराबर हो जाएगा 1/में A1B2 - A2B1। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। x/में B1C2 - B2C1, x/में B1C2 - B2C1, और बराबर में क्या हो जाएगा 1/A1B2 - A2B1। ठीक है, हमने ये इक्वेशन भी बनाया था कि इसको इसके बराबर दिखा सकते हैं, y वाले को भी इसके ही बराबर दिखा सकते हैं। अगर y वाले को भी इसके बराबर दिखा देते हैं तो y बटे में क्या हो जाएगा, y बटे में आपका हो जाएगा C1A2 - C2A1 बराबर 1 बटे में क्या हो जाएगा, वही चीज़ A1B2 - A2B1, यही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमको x की वैल्यू निकालनी होगी तो x और बटे में क्या हो जाएगा B1C2, B1 क्या है आपके पास दैट इज 1, और गुणे में C2 क्या है आपके पास 8, माइनस B2C1, B2 क्या है आपके पास 2, फिर गुणे में C1 क्या है आपके पास 5 बराबर 1, और पूरे के बटे में हो जाएगा A1B2, A1 क्या है आपके पास 2, B2 क्या है आपके पास 2, माइनस A2B1, A2 क्या है आपके पास 3, और B1 क्या है आपके पास 1। अगर इनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x, और पूरे के बटे में हो जाएगा 8 × 8 और 2 × 5 = 10। 8 में से 10 घटाओगे क्या बचेगा
-2 बचेगा। 8 में से तो 10 घटेगा नहीं, अर्थात उल्टा घटाओगे तो क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा। बराबर यहाँ हो जाएगा 1 और पूरे के बटे में 2 दूना 4 और 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाओगे क्या हो जाएगा 1। अगर हम तिरछा गुणा करा दें तो x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो जाएगा, -2 का गुणा 1 में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा -2। x बराबर क्या मिल जाएगा आपको -2। x बराबर आपको आंसर क्या मिला -2। अगर आगे हम y निकालें, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, y और पूरे के बटे में क्या है C1A2, C1 क्या है आपके पास 5 गुणे में A2 क्या है आपके पास 3 माइनस C2A1, C2 क्या है आपके पास 8 और गुणे में A1 क्या है आपके पास 2 बराबर यहाँ 1 और पूरे के बटे में 1 और पूरे के बटे में A1B2, A1 क्या है 2, B2 क्या है आपके पास 1 माइनस A2B1, A2 क्या है आपके पास 3 और B1 क्या है आपके पास 1, B1 क्या है आपके पास 1। इनको सॉल्व करेंगे तो y और बटे में क्या हो जाएगा, देखो y और बटे में क्या होगा 5 3 15 और 8 दूना 16, 15 में से 16 अगर हम घटाएं, 15 में से अगर हम 16 घटाएं तो क्या घटेगा, नहीं घटेगा, जबरदस्ती घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, बराबर 1 और बटे में क्या होगा 2 1 कम 2 3 1 कम 3, 2 में से 3 घटाएंगे तो 2 में से 3 घटेगा नहीं, जबरदस्ती घटाएंगे तो -1, -1 से -1 कैंसिल, हर से हर को अगर समीकरण में या दो बराबर पक्षों में कोई दो भिन्न दिए गए हैं, हर दोनों बराबर है तो काट सकते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, क्या बचा उधर 1, y की वैल्यू आपको क्या मिल गई 1, यह आपका आंसर हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन फार्मूलों का यूज करके आप वज्र गुणनखंड विधि से सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चाहे वो x निकालना हो चाहे वो y निकालना हो। ऐसे ही अगर हम अगले इक्वेशन की बात करें, ऐसे ही अगर हम अगले इक्वेशन की बात करें तो अगला जो इक्वेशन आपके पास है ठीक, अगले इक्वेशन की अगर हम बात करें, अगला इक्वेशन क्या है आपके पास, तो अगला इक्वेशन है आपके पास थर्ड वाला 3x - 5y, 3x - 5y इज इक्वल टू 20, फिर आगे है 6x - 10y इज इक्वल टू 40। यहाँ हम निकालेंगे A1/A2 अर्थात 3/6, B1/B2 अर्थात -5/10 और C1/C2 अर्थात 20/40। 20 बटे में क्या है 40, 20 एक कम 20, 20 दूना 40, -5 एक कम -5, -5 दूना -10, 3 एक कम 3, 3 दूना 6। ये देखिए 1/2, यहाँ क्या आया 1/2, यहाँ क्या आया 1/2, यहाँ भी क्या आया 1/2, अर्थात यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये बराबर है C1/C2 के। A1/A2 क्योंकि A1/A2 क्या आया 1/2, B1/B2 क्या आया 1/2, C1/C2 क्या आया 1/2, तीनों एक दूसरे के बराबर आ गए, तीनों क्या आएंगे, तीनों बराबर आ गए। अगर ये तीनों बराबर आपको आ गए हैं, अगर तीनों बराबर आ जाते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2 अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल, अपरिमित रूप से क्या होंगे, ये अनेक हल होंगे। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे अर्थात x का कोई भी मान हो सकता है, y का कोई भी मान हो सकता है, तो हमको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। थर्ड की तरफ, अगले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ये हमारा था थर्ड था। ठीक, फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्या था हमारा, फोर्थ जो हमारे पास था, फोर्थ क्या था हमारे पास, x - 3y -7 बराबर 0 और अगला था 3x - 3y -15 बराबर 0। यहाँ अगर A1/A2 निकालें तो यहाँ हो जाएगा 1/3, यहाँ कुछ नहीं, एक है ना, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा -3/3, फिर क्या है -7/15, माइनस से माइनस, यहाँ माइनस से माइनस, 3 एकम 3, यहाँ देखो 1/3 क्या बराबर है, नहीं बराबर है, यहाँ 1 आ गया क्या बराबर है, नहीं, यहाँ 7/15 अर्थात बराबर नहीं है, अर्थात यहाँ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है, अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है
बराबर नहीं है, इसका मतलब कि इनका एक ही अद्वितीय हल होगा, एक, और वो भी क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अगर एक ही अद्वितीय हल होगा, ठीक है, इसका मतलब हम निकाल सकते हैं, एक ही हल है तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं a1 क्या है आपके पास, a1 क्या है आपके पास 1, a2 क्या है आपके पास 3, b1 क्या है आपके पास -3, b2 क्या है -3, c1 क्या है -7, c2 क्या है -15, ये आपको है, ठीक है। a1/a2, a1 क्या है आपके पास 1, a2 क्या है 3, b1 क्या है -3, b2 क्या है -3, c1 क्या है -7 और c2 क्या है -15, ठीक है। इतना आपको दिया गया, अद्वितीय रूप से एक हल होगा, ठीक है। अर्थात क्या करेंगे हम यहाँ x की वैल्यू जो हमको निकालना होगा, तो x बटे में क्या करेंगे, x बटे में b1c2 माइनस b2c1 बराबर 1 बटे में हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। और जब हमको y की वैल्यू निकालनी होगी तो y बटे में आपका हो जाएगा b1c2 b2c1 था, तो आपकी बार हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1 बराबर हो जाएगा आपके पास 1/1 a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये है, इतना हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ आपको वैल्यू रखनी हो, तो x और बटे में क्या हो जाएगा b1c2, b1 का गुणा c2 में करवाना है, b1 -3 और c2 क्या है -15, इन दोनों का आपस में गुणा करवा दें तो क्या हो जाएगा 15 तिया 45, वो भी माइनस क्या प्लस का 45, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 15 तिया क्या हो जाएगा 45। b2c1, b2 क्या है -3 और c1 क्या है -7, इन दोनों का अगर हम गुणा करवा दें, क्योंकि b1 और b2 और c1 में क्या गुणा ही तो हो रहा है, तो -3 का गुणा -7 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 तिया क्या हो जाएगा 21 बराबर 1 बटे में a1 b2 क्या होगा आपके पास, तिरछा गुणा करा दे, 1 का गुणा -3 में करेंगे -3, फिर माइनस a2 b1, a2 क्या है 3 और b1 का मतलब क्या है -3, तिरछा गुणा कराएंगे 3 तिया 9, वो भी माइनस का 9 आएगा, तो एक माइनस यहाँ था, एक माइनस यहाँ से आया, क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे ही यहाँ अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो x की पहले निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x बटे में 45 में से 21 घटाएंगे क्या बचेगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 और 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ बचेगा 1 बटे में 9, देखो -3 अर्थात 3 रुपये आप कर्जे में थे, 9 आपके पास आ गया, 3 निपका दोगे कितना बचेगा 6 आपके पास है, हर से हर को काट सकते हैं, 6 कम 6 जोगे क्या होगा 24, x का गुणा यहाँ कुछ नहीं 1 है, x का गुणा 1 में करेंगे x हो जाएगा, और 4 का गुणा 1 में कर देंगे क्या हो जाएगा 4, तिरछा गुणा करवाएंगे, x बराबर आपको कितना मिला 4, x बराबर कितना मिला 4। अगर y की वैल्यू निकालना होगा तो y अपान में क्या है c1 का गुणा a2 में करवाएं, देखो ध्यान से 3 और 7 का गुणा, 3 7 21, वो भी क्या होगा माइनस का 21, क्यों, क्योंकि प्लस का 3 और माइनस का 7, प्लस माइनस माइनस, और 3 7 क्या होगा 21, फिर माइनस लगा हुआ c2 क्या है 15, माइनस का 15 और a1 क्या है 1, -15 का गुणा 1 में करवाएंगे तो क्या होगा -15, अब जब दोनों माइनस है तो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, बराबर 1 बटे में a1 क्या है आपके पास 1 और b2 क्या है आपके पास -3, 1 का गुणा -3 में करोगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस a2 क्या है 3 और b1 क्या है -3, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, और फिर क्या होगा माइनस का 9 होगा ना, 2 माइनस अर्थात क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, y बटे में क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 21, आप 21 रुपये कर्जे में हो, आपके पास 15 आ जाता है, 15 दे देने के बाद फिर भी आप 6 रुपये कर्जे में रहोगे, अर्थात 6 माइनस में रहोगे, बराबर 1 और बटे में 9 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 6 कम 6, y बटे -1 आ गया यहाँ, और यहाँ 1 आ गया, तिरछा गुणा करवा दे, y का गुणा 1 में करेंगे y, -1 का गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा -1, y बराबर कितना हुआ -1, अर्थात y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको इस तरीके से आपके पास जो ये चारों समीकरण दिए गए थे, इस तरीके से आपके पास ये जो चारों समीकरण दिए गए थे, इनका सबसे पहले हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 के इक्वेशन से सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे कि इनके कितने हल हैं। देखो अगर a1/a2 बराबर आ जाए b1/b2 के और ये बराबर ना हो c1/c2 के, अर्थात ये क्या हो जाते हैं रेखाएं समांतर, और अगर रेखाएं समांतर हो जाती हैं तो उनको असंगत रेखा भी कहते हैं, या फिर ऐसा भी कहते हैं कि इनके अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होंगे, अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होगा, ठीक। और अगर
तीनों बराबर आ जाते हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, अर्थात इनको संगत कहेंगे। और अगर तीनों बराबर नहीं आते हैं तो इनका एक ही अद्वितीय हल होगा और फिर भी इनको क्या कहा जाएगा, संगत समीकरण कहा जाएगा। ठीक, अब आगे की तरफ बढ़े हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। एक बात बताइए, कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। एक बात, अपरिमित रूप से अगर अनेक हल होंगे मतलब दोनों रेखाएं एक पर ही होंगी, अर्थात रेखाएं संगत तो होंगी लेकिन एक पर ही होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल अगर हैं तो a1/a2 बराबर हो जाता है p1/b2 के, और ये बराबर हो जाता है c1/c2 के। अगर अपरिमित अर्थात प्रत्येक बिंदु पर रेखाएं मिल रही हैं, अर्थात दोनों रेखाएं एक पर ही हैं। ठीक, अब आपके पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, आपके पास है 2x + 3y = 7, फिर आगे है आपका a - b x + a + b y = 3a + b - 2। ध्यान से देखिए, यहाँ यक्स के गुणांक में जो होगा वो a1 होगा। a1/a2 बराबर, देखो a1/a2 यहाँ क्या होगा कि a1/a2, a1 क्या है आपके पास 2, a2 क्या है आपके पास a - b, a2 क्या है आपके पास a - b, a2 का मतलब जो दूसरे समीकरण में x का गुणांक है बराबर हो जाएगा b1/b2, b1 क्या है आपके पास 3, c1 b2 क्या हो जाएगा आपके पास a + b, ये बराबर हो जाएगा c1/c2, c1 क्या है आपके पास 7, और c2 क्या है आपके पास, c2 आपके पास है 3a + b - 2, ये दिए गए हैं। यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, अर्थात ये इसके बराबर है और ये भी इसके क्या है, बराबर है, ये भी इसके क्या है, बराबर है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इनको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/a - b बराबर हो जाएगा 7/3a + b - 2। तिरछा गुणा अगर हम करवा दें तो 2 का गुणा 2 तियां 6a हो जाएगा, प्लस क्या होगा 2 का गुणा b में करवाएंगे 2b, और फिर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर 7 का गुणा a में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 7a माइनस क्या हो जाएगा 7b, 7a माइनस क्या होगा 7b। ठीक, अब यहाँ सॉल्व करेंगे इसको अगर, तो ये हो जाएगा 6a और प्लस का 7a इधर आएगा, माइनस का 7a हो जाएगा, फिर प्लस का 2b है, मतलब a वाले को इकट्ठा कर लें, b वाले को इकट्ठा, प्लस का 2b है और माइनस का 7b इधर आएगा, प्लस का 7b हो जाएगा, और माइनस का 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। बराबर के इधर उधर देखते हैं, अगर इधर लाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, उधर ले जाएंगे तो भी चिन्ह ही बदलेगा। ठीक है, अब यहाँ 6a में से 7a घटाएंगे तो क्या बच जाएगा माइनस का a, क्योंकि 6 में से तो 7 घटेगा नहीं, अगर जबरदस्ती घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 7 2 क्या हो जाएगा 9b, और बराबर क्या है 4, इसको समीकरण फर्स्ट मानो, ये क्या हो जाएगा आपको इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगले में देखेंगे, हमने इसको इसके बराबर दिखा दिया, अब इसको इसके बराबर दिखाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/a + b बराबर हो जाएगा 7/3a + b - 2। इनको भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 तियां क्या हो जाएगा 9a, 3 का गुणा b में कराएंगे 3b हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में भी करवाएंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 का गुणा a में करेंगे तो 7a हो जाएगा, 7 का गुणा b में करेंगे तो क्या हो जाएगा 7b। सॉल्व करें, देखो 9a, ए वाले को एक साथ कर लेते हैं, प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7a हो जाएगा, प्लस का 3b और प्लस का 7 भी इधर आएगा, माइनस का 7 भी हो जाएगा, बराबर माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो 9a में से 7a घटाएंगे क्या बचेगा 2a, और 3b में से 7b क्या घटेगा नहीं घटेगा, जबरदस्ती घटाएंगे, अगर जबरदस्ती घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, -4b बराबर क्या हुआ 6। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन कर लें तो बच जाएगा a, -2 दूना 4 2 बचेगा, 2b बराबर क्या है 6,
2 इधर गुणा करा उधर जाएगा भाग कर देगा, 2 तिया 6, अर्थात a माइनस 2b बराबर क्या है 3। ये समीकरण सेकंड, बात मत करो। a माइनस 2b बराबर क्या है 3, a माइनस 2b बराबर क्या है बराबर क्या है 3। आपके पास ये समीकरण फर्स्ट है, आपके पास ये समीकरण सेकंड है। इन दोनों समीकरणों को अगर हम सॉल्व करें, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करें तो आपको हल निकल सकता है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए कि आपको यही क्वेश्चन था हमारा, आपके पास दो समीकरण अब आपको मिल गए, -a प्लस 9b बराबर क्या है 4, और उसके बाद फिर है a माइनस 2b बराबर क्या है 3। ये समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण सेकंड। इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है। देखिए इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ माइनस क्या है, यहाँ प्लस है, पद समान चिन्ह विपरीत जोड़ लेंगे। अगर चिन्ह विपरीत आते हैं तो जोड़ लेंगे, चिन्ह समान आते हैं तो घटा लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे का चिन्ह कोई बदलेगा नहीं, नीचे का चिन्ह जो जैसे था वैसे ही रह जाएगा, ठीक। -a प्लस a कैंसिल, ये है आपके पास 9b और ये -2b। 9b में से 2b घटाएंगे तो क्या बचेगा 7b, और बराबर क्या हो जाएगा 4 3 7, 7 एक कम 7, अर्थात b बराबर कितना आ गया 1। b का मान कितना आया 1। किसी भी समीकरण में रख दो। समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड में क्या है, a माइनस 2b बराबर क्या है 3। a माइनस 2 इंटू बी का मान 1 आया बराबर 3, 2 एक कम 2 बराबर क्या है 3, -2 इधर है उधर जाएगा क्या करेगा प्लस, अर्थात a बराबर 2 3 क्या हो जाएगा 5। a की वैल्यू क्या मिल गई आपको 5, a की वैल्यू, मतलब इस समीकरण को फर्स्ट स्टेप में ये, ठीक। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, दो समीकरण आपको बनेंगे। इन दोनों समीकरणों को हल करके हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों समीकरणों को चाहे आप वज्र गुणनखंड विधि से निकालो, चाहे आप चाहे जिस विधि से निकालो, कोई बाध्यता नहीं है कि इसी विधि से आप क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आपको a और b की क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। अगला जो क्वेश्चन हमारा है देखते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है, ठीक है, कह रहा है क्या, कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है इसका मतलब दोनों रेखाएं समांतर हैं, और अगर समांतर हैं तो a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये बराबर में नहीं आ रहा है तो इनका काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमको यही लेके सॉल्व करेंगे। a1/a2 समीकरण आपके पास क्या है, समीकरण आपके पास है 3x प्लस वाई बराबर क्या है 1, और फिर है 2k-1 और इंटू क्या है x प्लस k-1 y इज इक्वल टू 2k+1, ठीक। ये आपके पास दिया गया है। यहाँ जो x का गुणांक है वो a1 है, a1/a2, a1 क्या है 3 और a2 क्या है आपके पास 2k-1 बराबर b1/b2, b1 क्या है यहाँ कोई नहीं फिर भी 1 मान लेंगे, b2 क्या है k-1। तिरछा गुणा करवा दें, 3 का गुणा k में करवाएंगे 3k हो जाएगा, 3 का गुणा 1 में करवाएंगे -3 बराबर 1 का गुणा 2 में करवाएंगे क्या हो जाएगा 2k, और 1 का गुणा 1 में करवाएंगे 1 ही हो जाएगा, ठीक। 3k और प्लस का 2k इधर आएगा, माइनस का 2k हो जाएगा बराबर, उधर -1 है और माइनस का 3 उधर जाएगा क्या होगा प्लस का 3। 3k में से 2k घटाएंगे क्या बचेगा, एक ही k बचेगा ना बराबर 3 और -1 रुपये आप कर्जे में थे, 3 आपके पास आ गए, 1 दे दोगे फिर भी आपके पास क्या बचेगा 2, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, आगे क्या क्या प्रश्न आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो लगभग काफ़ी हद तक काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया है सॉल्व किया है। कह रहा है अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधियों से हल कीजिए और किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं। ये जो आपके पास समीकरण दिया गया है इसको प्रतिस्थापन विधि से भी लगाना है और वज्र गुणनखंड विधि से भी लगाना है, और उसके बाद बताना है कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगती है। जो आपको इजी लगे वही आपके लिए उपयुक्त हो जाएगी, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए समीकरण ये है, सबसे पहले इनको प्रतिस्थापन से लगाते हैं। एक तरफ क्या करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन से लगाते हैं।
ठीक है। प्रतिस्थापन से जब हम लगाएंगे तो आपके पास क्या है 8x प्लस 5y बराबर क्या है 9, और आगे आपके पास है 3x प्लस 2y बराबर क्या है 4। ये समीकरण फर्स्ट है, ये क्या है समीकरण सेकंड। यहाँ से अगर हम 3x बराबर क्या निकाल x की वैल्यू निकालें तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, और प्लस का 2y उधर रहेगा माइनस का 2y, 3 इधर गुणा करा उधर जाएगा क्या करेगा भाग, अर्थात x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2y और बटे में क्या हो जाएगा 3। समीकरण फर्स्ट से हमने x की वैल्यू कहाँ से निकाली है समीकरण फर्स्ट सेकंड से, तो हम x की जो वैल्यू है किस में रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 8x प्लस 5y, 8x प्लस 5y बराबर क्या है 9, ठीक 8, और x की वैल्यू हमने निकाली क्या है, x की वैल्यू निकाली है 4 माइनस 2y बाई में 3 रख दिया प्लस 5y बराबर क्या हो 9। यहाँ हो जाएगा 8 का गुणा अंदर करा दें तो 8 चौक क्या हो जाएगा 32, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16y, और बटे में क्या है आपके पास 3 प्लस 5y बराबर में क्या हुआ 9। हम क्या करते हैं, इस हर को खत्म करने के लिए इस हर से सभी में गुणा करवा देते हैं। इस हर का गुणा इसमें भी करवा देंगे, इसमें भी करवा देंगे, और इसमें तीनों पदों में करवा देंगे। यहाँ तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो आपका बचेगा ये बचेगा 32 माइनस 16y, और प्लस में क्या बचेगा 5 तिया 15y बराबर 9 तिया क्या हो जाएगा 27। माइनस का 16y प्लस का 15y घटा लेंगे, क्या 16 रुपये आप कर्जे में थे 15 आ गया आपके पास, फिर भी एक कर्जे में रहोगे, ठीक बराबर 27, और प्लस का 32 उधर जाएगा क्या होगा माइनस का 32 हो जाएगा, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको आगे अगर हम सॉल्व करें, ठीक, तो माइनस वाई बराबर प्लस 27 में से 32 घटाएंगे क्या हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर कितना मिल जाएगा आपको 5, वाई का मान कितना मिला 5, एक्स का मान निकाल लेंगे, एक्स बराबर क्या था, एक्स बराबर 4 माइनस 2y और बटे में क्या था 3, 4 माइनस 2 गुणे वाई की जगह पे 5 और बटे में क्या है 3, 4 माइनस 5 दूना क्या हो जाएगा 10 और बटे में क्या हो जाएगा 3, घटाएंगे क्या बचेगा -6 बटे में 3, 3 दूना 6 बराबर क्या आ गया -2, अर्थात x इज इक्वल टू क्या आ गया -2। y बराबर कितना आया आपके पास y बराबर प्लस का 5 आया, और x बराबर क्या आया माइनस का 2 आया। ये था आपके पास प्रतिस्थापन, ये था क्या आपके पास प्रतिस्थापन। अगर हम बात करें वज्र गुणनखंड की, तो वज्र गुणनखंड विधि में क्या होगा, वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। वज्र गुणनखंड में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप जानते हो ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, क्या है c2 है, ठीक। हम लिख लेते हैं a1 क्या है आपके पास 8, a2 क्या है आपके पास 3, ठीक, b1 क्या है आपके पास 5, और b2 क्या है आपके पास 2, c1 c2 बराबर कितना है 9 और c2 बराबर कितना है 4, ये दिया गया है। वज्र गुणनखंड विधि से आप जानते हो कि x बटे में क्या होता है, x बटे में b1 c2 माइनस b2 c1 हो जाएगा बराबर y बटे में क्या होगा। आप देखते थे कि क्या लिखा जाता था भाई, जब हमने सारणी बनाई थी सबसे पहले तो क्या बना था b1 b2 c1 c2 बनाया था, फिर क्या बनाया था a1 a2, फिर बाद में क्या कर दिया था b1 b2 कर दिया था। अर्थात अब की बार क्या होने वाला है c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 बटे में क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक। ये आपके पास हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है। और उधर ये अब हमने बताया था कि x को आप इसके बराबर दिखा सकते हो, y को भी इसके बराबर दिखा सकते हैं। अर्थात पहले में क्या हो जाएगा x बटे में b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर 1 बटे में हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये x की वैल्यू के लिए हो गया, ये x की वैल्यू के लिए हो गया। अगर हम y की वैल्यू की बात करें तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बटे में होगा आपका c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर हो जाएगा 1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1। अर्थात x वाले पद के भी बराबर ये होगा और y वाले के भी बराबर ये होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ हो जाएगा x बटे में b1 c2, अर्थात b1 और c2 का गुणा, b1 5 है और c2 क्या है 4, दोनों गुणा करा दें 5 चौके क्या होगा 20
B2 C1, B2 क्या है आपके पास 2 और C1 क्या है 9, 2 9 क्या हो जाएगा 18 बराबर 1 बटे में क्या हो जाएगा A1 B2, A1 क्या है आपके पास 8, B2 क्या है आपके पास 2, अर्थात 8 और 2 का गुणा करा दें A1 और B2, 8 दूना क्या होगा 16, A2 B1, A2 और B1 3 बचे क्या होगा 15, यहाँ निकालें तो x बटे में क्या होगा 20 में से 18 घटाएंगे 2 बचेगा बराबर 1 बटे में 16 में से 15 घटाएंगे 1 बचेगा। तिरछा गुणा करवा दें, अगर हम तिरछा गुणा करवा दें तो आपके पास यहाँ निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, क्या हो जाएगा 2 1 कम 2। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें, y की वैल्यू अगर हम निकालते हैं देखो B1C2 माइनस B2C1, B1C2 5 चौके 20, कोई प्लस माइनस में तो नहीं है, हाँ ठीक है। अब अगर हम आगे सॉल्व करें, यहाँ भी आना चाहिए था प्लस आपको, चलो y की वैल्यू निकालते हैं। हाँ C2 -4 x बराबर कितना आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा। यहाँ x बराबर क्या आया 2 आया, ठीक है। देखिए अगर हम इस प्रतिस्थापन विधि में बात करें तो x बराबर क्या है -2 और यहाँ x बराबर क्या है +2 आया है, ठीक है। देखो दोनों में डिफरेंस नहीं आना चाहिए, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से लगाओ, चाहे आप विलोपन विधि से लगाओ, चाहे आप वज्र गुणनखंड विधि से लगाओ, चाहे जिस विधि से लगाओ, आंसर आपका सेम आना चाहिए। अगर यहाँ 2 हुआ है तो क्या किया गया है, जैसे मान ये भी आपका सही है, परफेक्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ क्या किया गया है, क्या कर सकते हो आप, जैसे मान लो कि यहाँ जो परफेक्ट दोनों का आंसर सेम लाने के लिए यहाँ देखो ax प्लस बी वाई बराबर क्या है c है। अगर आपको इसको इधर ले जाओगे, जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा गया समीकरण 8x प्लस 5y प्लस का 9 इधर आएगा -9 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या होगा 0। ऐसे ही प्लस का 4 उधर ले जाओगे -4। अब यहाँ जब ऐसा करोगे तो C1 और C2 क्या हो जाएगा आपके पास माइनस में हो जाएगा, अर्थात C1 -9 हो जाएगा और C2 क्या हो जाएगा आपके पास -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो C1 और C2 की वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी माइनस में आ जाएगी। यहाँ अगर हम देखें दोनों की वैल्यू सेम लाने के लिए अगर हम ऐसा करें तो B1 क्या है आपके पास 5 और C2 क्या है 4, 5 चौके क्या हो जाएगा 20, अर्थात क्या होगा माइनस में 20 होगा और उसके बाद फिर क्या होगा B2C1 दोनों में क्या हो जाएगा 18 और 18 माइनस का 18 होगा ना, एक माइनस फार्मूले से आपके और एक माइनस वहां से, अर्थात क्या हो जाएगा +18। अब यहाँ क्या आ जाएगा -20 + 18 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब तिरछा गुणा अगर हम करवा देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास -2 हो जाएगा। यहाँ अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y अपान में C1 A2, C1 क्या है आपके पास -9 और A2 क्या है 3, -9 3 क्या हो जाएगा -27 माइनस C2 A1, C2 क्या है आपके पास 4 और A1 क्या है 8, तो ये 8 चौक क्या होगा 32, वो भी माइनस का 32, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है और ये दोनों माइनस क्या बना लेंगे प्लस, बराबर 1 बटे में A1 B2, वही तो निकाले थे हम, क्या आया था वही चीज तो हम निकाले थे यहाँ, ठीक है। A1 B2 माइनस A2 B1 वही निकाले थे, तो वही चीज लौट के आएगा। y और बटे में क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 27 प्लस का 32 प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 1 बटे में 16 में से 15 घटाएंगे 1, तिरछा गुणा करवा देंगे तो y 1 कम y और 5 1 कम 5, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 5 मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो खैर हम लोग जो क्वेश्चंस थे इसमें काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आगे जो हमारे प्रश्न जो बचे हुए हैं, आगे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 सवाल और हैं। प्रयास करेंगे कि कल ख़त्म हो जाए, अगर नहीं कल ख़त्म होता है तो भी अगले क्लास में ख़त्म करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।